हेलो एवरीवन। तो ये हमारा फिजिक्स का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है और किताब के अंतर्गत ये 8वां चैप्टर आता है जिसका नाम है गति। ओके, तो गति यानी मोशन हम कहते किसे? तो मोशन आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर हम रोड पे चलते हैं, ओके, और रोड पे चलने के बाद जो हमारा एक्शन होता है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो वो क्या हुआ, एक हिसाब से आप मोशन में जाने लगते हो। और वो मोशन क्या होता है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ता फिर स्लो होता। तो ये डिफरेंट काइंड में होता है, मतलब अलग अलग माध्यमों से आप अलग अलग गति को महसूस कर सकते हो। जैसे पेड़ पे जब हवा चलती है तो उसकी गति देख लो, वो शांत पे रहता है। जब हवा चलती है तो वो या तो गिर भी जाता है जब तेज हवा चलती है। तो ऐसी बहुत सी एक्टिविटी है, जैसे आप गोला फेंकते हो, है ना, जैसे आप रनिंग करते हो। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड है जो आपको मोशन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो दिया हुआ है वो है कि हमारा ब्लड यानी रक्त का प्रवाह कहाँ से होता है, तो वो शिराओं और धमनियों में होता है। अगला है कि हम हवा की गति का अनुमान कैसे लगा सकते हैं, तो हम धूल कण के उड़ने व पेड़ की शाखाओं व पत्तियों के हिलने डुलने से लगा सकते हैं। मतलब कि जब हवा चलेगी तो वो आंधी तूफान ले लेगी और वो धूल जो मिट्टी पे जमी हुई थी वो कहीं ना कहीं उड़ के क्या होगा, विस्थापन की क्रिया में पार्टिसिपेशन कर लेगा। ठीक है, वो जो पेड़ शांत था वो कहीं ना कहीं हिलने डुलने से हो सकता है कि वो उखड़ के गिर जाए। तो पहली बात ये हुई। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछ सकता है और इवन पहले पूछा भी जा सकता है कि गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क किनारे, याद रखिएगा, सड़क किनारे पौधा पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होता है। मतलब कि ये मान लो एक बस है, ओके, और इधर में ये पेड़ है, ओके, पेड़ है। तो ये जब बस चल रहा है ना, बस चल रहा है, तो बस चलने पे क्या लग रहा है कि बस आगे चल रही, तो ये पेड़ कहाँ लगेगा, सड़क के किनारे लगेगा कि हमारे पीछे ही गति कर रहा है। ठीक है, तो पहला यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। दूसरे है कि जब सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति, यानी सड़क के किनारे पहले पेड़ पौधा था, अब एक व्यक्ति खड़ा है, तो वो क्या लगेगा कि बस के साथ यात्रियों को भी गति कर पाता है। मतलब अगर ये बस चल रहा है इस डायरेक्शन में और यहाँ पे कोई मानव है, तो दोनों को क्या लगेगा कि दोनों एक ही समान गति कर रहे हैं। ठीक है, पेड़ वाले में क्या था कि पीछे गति कर रहे हैं और मानव वाला में क्या है कि एक समान कर रहे हैं। ये दोनों याद रखिएगा। अगला है कि बस के अंदर बैठा हुआ, मतलब जो बस के अंदर बैठा हुआ है उसे अपना साथी कैसा लगता है, तो विरामावस्था, मतलब एक ही समान लगता है। अगर जैसे ये बस है और यहाँ एक सीट पे राम बैठा और एक सीट पे श्याम बैठा है, तो दोनों को लगेगा क्या कि हम एक दूसरा विराम अवस्था में, मतलब हम घूम नहीं पा रहे बल्कि विराम अवस्था। तो तीन चीज आपने देखा, एक कि अगर ये बस है और यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे फिर मानव है, तो ये पेड़ किधर दिखाई देगा, बस के पीछे की ओर। जैसे जैसे बस आगे जाएगी वैसे वैसे पेड़ पीछे की ओर दिखाई देगा। जैसे जैसे बस आगे जाएगी वैसे वैसे मानव क्या दिखाई देगा कि उसके इक्वल चल रहा है। ठीक है, और तीसरा क्या था कि अगर इसमें राम और श्याम बैठे तो दोनों को क्या लगेगा कि दोनों विराम अवस्था में, मतलब वो मूव नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि जब रेलगाड़ी चलती है ना, तो वो हमें लगता है कि गति करे, लेकिन वो गति नहीं करता बल्कि वो विरामावस्था में रहता है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गति अनिश्चित व अनियंत्रित हो सकती है। मतलब कुछ ऐसे भी गति होंगे जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जैसे बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी। जैसे बाढ़ आती है तो क्या होता है, उसकी गति हम पानी का फ्लो को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, तो वो क्या है, अनियंत्रित है। कुछ नियंत्रित गति भी होती है जो हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन, हम पानी में आजकल विद्युत उत्पादन कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उस पानी को हम रोक कर किसी डैम के माध्यम से हम उसके पानी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अगला हमारा है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। ओके,
तो मूल बिंदु हम उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पे अगर कोई राम है, ठीक है ना, चाहे वस्तु ही ले लेते हैं। यहाँ पे कोई ट्रक है, ओके, कोई ट्रक है, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि वहाँ पे उस ट्रक किस स्थिति में खड़ी है? तो हम यहाँ से चलेंगे तो हम देखेंगे अच्छा यहाँ पे ट्रक खड़ा है, तो ये जो स्थान है क्या वो मूल स्थान हुआ, है ना। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट लाइन दिया हुआ है कि हम किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, न कि वस्तु की गति की। मतलब वस्तु कितनी स्पीड में गति कर रहा है ना, उसके लिए सिर्फ उसका अंक का मान करेंगे कि वो कितने अंक में वहां पे मौजूद है ना। ये नहीं कि वो कितना स्पीड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि बताइए हम किसी वस्तु को गति को कैसे पता कर सकते हैं, तो हम उसके अंकीय मान के आधार पर। अगला है वस्तु का विस्थापन। तो वस्तु का विस्थापन क्या है कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति बीच की जो न्यूनतम दूरी लगती है ना, उसे वस्तु का विस्थापन कहते हैं। मतलब ये ए और बी के बीच में जो एक मिनिमम जो डिस्टेंस हम तय करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, वस्तु का विस्थापन। चाहे वो 5 किलोमीटर हो, मिनिमम 10 किलोमीटर हो, या जितना भी हो। एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। जैसे ये ए और बी है ना, तो इसके बीच की जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो हो सकती है ना। जैसे विस्थापन क्या होता है, ए और बी की दूरी का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, तो वो जीरो हो सकती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ए और बीच की दूरी अगर 5 किलोमीटर है तो वो भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि दूरी जैसे है उतना दूरी रहेगा ही, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कहीं भी जीरो हो सकता है। अगला इम्पोर्टेंट लाइन है कि दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि हम किसी वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया, मतलब वो ए से बीच में कितनी स्पीड से तय किया, उसके लिए हम किस माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, तो हम उसके दूरी के आधार पर और उसके विस्थापन के आधार पर। अगला इम्पोर्टेंट है कि ओडोमीटर क्या है। तो ओडोमीटर क्या है कि यह स्वचालित वाहनों में एक यंत्र होता है जिसके द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। मतलब कि एक व्हीकल्स है, मतलब मान लो कि ये टाटा का कोई कार है ना, तो कोई दूरी को तय करेगा ना, तो उसके दूरी को प्रदर्शित करने के लिए हम कौन सा मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ओडोमीटर। अगला इम्पोर्टेंट लाइन है कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। मतलब कि अगर हमें ए और बी के बीच में ट्रेवलिंग करने समय अगर हम 50 का स्पीड में रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा कि 50 का स्पीड, तो 50 किलोमीटर पर आवर शो करेगा आपका, ठीक है। एक सेकेंड, शो करता है। इसका मतलब हुआ कि आप अगर इसको मैनेज रखेंगे ए और बी के डिस्टेंस दूरी तय करने में, तो आप 1 घंटे में कितने किलोमीटर पहुंचेंगे, 50। लेकिन कभी आप 80 करेंगे, कभी 100 करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो 60 किलोमीटर भी हो सकता है, वो 40 भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे असमान गति के कुछ उदाहरण क्या है, जैसे हम भीड़ वाली सड़क पर कार चला रहे हैं, पार्क में दौड़ रहे हैं, तो उसका क्या है, असमान गति, मतलब उसमें समानता नहीं, कभी आप स्पीड चल रहे हो, कभी स्लो चल रहे हो। भीड़ में क्या होता है, एक ही बार में आदमी 2 के एस्केलेटर पे चलता है, फिर 1 के चलता है, फिर 5 के चलता है, फिर 3 के चलता है, मतलब उसमें समानता नहीं है। अगला है कि हम चाल किसे कहते हैं, ठीक है। तो चाल वस्तु द्वारा इकाई समय में, यानी किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति का जो हम दर प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चाल। मतलब वो कितना चाल में, यहाँ देखो ये गेंद फेंकने के अंतराल की चाल है, जैसे 140 के अंतराल में फेंक रहा है, 135 के, तो ये क्या कह रहा है, वो यहाँ से लेके यहाँ केंद्र बिंदु को कितने यूनिट में वो दूरी को तय कर रहा है बॉल फेंकने की प्रक्रिया को, तो उसे हम क्या कहेंगे, चाल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है
कि चाल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड। उसके अलावा चाल का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। मतलब कि देखो बाइक है तो बाइक का स्पीड अलग होगी ना, कार का अलग होगा ना, तो इसलिए क्या है कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। अगला है कि हम वेग किसे कहते हैं, तो वेग जब हम एक निश्चित दिशा में चाल चलते हैं, मतलब एक निश्चित दिशा में हम किसी स्पीड को नापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है कि हम जब एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग क्या होता है, नियत होता है। मतलब हम जैसे एक समान चल रहे हैं इस दिशा में, तो समय और वेग दोनों क्या होगा, समान होगा। लेकिन हम असमान चलेंगे तो समय और वेग दोनों में डिफरेंस होगा। अगला है यदि त्वरण वेग की दिशा में, मतलब ये त्वरण अगर इधर है और ये वेग की दिशा में चल रहा है, एक सेकेंड, मान लो ये वेग है, ओके, ये वेग है, ठीक है, तो इसी दिशा में अगर त्वरण भी चलता है तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये वेग की दिशा से उल्टा अगर अपोजिट चलता है त्वरण तो क्या होगा, निगेटिव होगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगला है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। मतलब जैसे ये बात मान लो कि ये बादल में है, ठीक है, और यहाँ से प्लेन से, ये प्लेन है, ओके, प्लेन से अगर हम क्या गिराते हैं, लकड़ी, और एक हम क्या गिराते हैं, लोहा, ठीक है। अगर ये दोनों स्वतंत्र अवस्था में गिरेगी ना तो दोनों एक ही साथ ही पृथ्वी पर गिरेगी। लेकिन अगर हम दोनों का अगर स्पीड अलग कर दें, है ना, दोनों को माध्यम अलग कर दे तो वो क्या होगा, अलग अलग गिरेगी। तो इसलिए जब भी एग्जाम में स्वतंत्र लग जाए, है ना, या बिना कुछ टच किए वगैरह, तो दोनों एक साथ गिरेगी। और जैसे उसमें लगा दे कि हवा का वेग है तो फलाना है ढिकाना है, कुछ भी वर्ड लगा दे, वर्ड जैसे ही लगेगा मतलब समझ जाना कि दोनों अलग अलग गिरेगा, ठीक है। अगला है ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ। ये क्या होता है कि हम अगर किसी क्रिकेट मैच में प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को अगर हम किसी मैप पे दिखाते तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ। जैसे आप देखते हो ना कि ऐसे मैप रहता है और ऐसे ऐसे शो करता है क्रिकेट में दोनों टीम का कितना ओवर में कितना रन बना, या ऐसे भी शो करता है, ऐसे बिल्ली नहीं उठा रहा, 18 रन, 20 रन, 22 रन। तो ये क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ हुआ। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए एक दिवसीय क्रिकेट मैच में हम रन की गति, रन को शो करते हो, कौन सा ग्राफ का उदाहरण है, तो इस तरीके से पूछ भी सकता है। अगला है कि रेखीय ग्राफ किसे कहते हैं, तो जब हम किसी वस्तु की गति को दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय ग्राफ। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बस हम उसे ही देखेंगे, ठीक है ना। अगला है कि यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय सिर्फ ऊंचाई, नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है कि एक समान वृत्तीय गति, मतलब ये कोई सर्कल है, ओके, और इसमें एक समान कैसे मूव होगा, तो जैसे ये जितना राउंड लगाएगा ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये वृत्त में ये जितना अगर एक समान गति होगा, अगर ये मान लो 5 बार ऐसे मूव किया तो 5 बार ही उसमें मूव करने की गति को काउंट किया जाएगा। 10 बार किया तो 10 बार, ठीक है। मतलब कि एक समान अगर होगा तो एक समान ही उसकी वृत्तीय गति को हम काउंट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे ये बालक है और ये क्या कर रहा है, रस्सी को फेंक रहा है, ठीक है ना, ये रस्सी को ऐसे मूव करा रहा है।
तो एक चीज याद रखना, जैसे रस्सी यहाँ पे भी रुकी है ना, तो जब ये पत्थर होगा तो पत्थर इसी गति में मूव करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये बालक का ऐसे रुकता तो पत्थर इधर ही मूव करेगा। अगर ये बालक का पत्थर यहाँ पे आके स्टॉप होगा तो पत्थर इधर घूमेगा। मतलब अगर एग्जाम में पूछे कि किसी वृत्तीय कक्ष में किसी बालक के द्वारा फेंका गया सामान अगर पश्चिम में है तो गति किधर करेगा, तो पश्चिम की ओर ही करेगा। पूरब में है तो किधर करेगा, तो पूरब की ओर गति करेगा। तो ये याद रखना है कि जहां पे उस पत्थर फेंकने की क्रिया रुकती है बस वहीं से उसी दिशा में वो गोला ट्रेवल करता है। ओके, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। मतलब कोई वस्तु कितने स्पीड से, अगर 40 की स्पीड में चल रहा है, 100 की स्पीड में चल रहा है, तो ये समान या असमान व्यवस्था में चल रहा है तो किस पे निर्भर करेगा, तो उसके वेग पे निर्भर करेगा। अगला पूछ सकता है कि वस्तु की समान और असमान गति को किसके माध्यम से दर्शाते हैं, तो ग्राफों के माध्यम से दर्शाते हैं। तो इसमें ऐसा कोई मतलब प्रैक्टिस करने की क्वेश्चन है नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हो। बट फिर भी अगर आपको मन करे तो क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, बल तथा गति के नियम, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।